हेलो बच हेलो बच्चों। अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना राजेश सर आपके साथ आ गया है 2025 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए, क्योंकि रन का आगाज हो चुका है। आपका राजेश सर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए कमर कस लिया है, आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर के लिए अब हमेशा के लिए तैयार हो चुका है। आपको डेली बेहतरीन कंटेंट के साथ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, आप हमसे जुड़ें, अपना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आप हमें बेहतरीन कंटेंट जो आप बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये आपका प्यार है। क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और नए जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके सामने पेश होते हैं। तो बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका राजेश सर आपके लिए तैयार हो चुका है, आपके लिए। चलिए, और बच्चे मैं एक चीज़ और बता दूं, तो आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें कॉल करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप हमसे जुड़ पाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 961123 सॉरी, 961123 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप क्या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कोई भी पढ़ाई से जुड़े सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर हाई लिख करके भेजें। हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे। इससे क्या होगा कि आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से, यानी अपना ऑनलाइन क्लासेस का जो व्हाट्सएप चैनल है, आप उससे जुड़ पाएंगे। इनसे आपको फायदा ये मिलेगा कि हम कोई भी जो क्लास लेंगे, आपको तुरंत लिंक शेयर कर दिया जाएगा और आपका क्लास मिस नहीं होगा। कोई पीडीएफ नोट्स भी होगा तो हम उसमें शेयर कर देंगे, कोई टेस्ट भी लेंगे उसमें शेयर कर देंगे। तो बच्चों, इससे आपको फायदा मिलेगा, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके लिए हर चीज़ लेकर के आपका रजिस्टर आ चुका है। आपको सभी विषयों की तैयारी बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलेगी। तो चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग क्या है, वास्तविक संख्या का कुछ जो है 1.1 और 1.2 का जो ऑब्जेक्टिव है, उनको हम लोग आज देखते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि दो धन पूर्णांक, पूर्णांक कैसा है बच्चों, धन पूर्णांक है। ए तथा बी कौन सा है, एक ए है और दूसरा बी है, लेकिन दोनों धन पूर्णांक का मतलब दोनों प्लस है, पॉजिटिव है। के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो, बच्चों एक चीज हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन में हम लोग पढ़े थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है, जहां आर का मान जो होता है या तो जीरो के बराबर होगा, या फिर क्या होगा, बड़ा होगा, और आर से बड़ा जो है वो बी होगा। अब कहिए कैसे। मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे 4 से है, इसमें 9 से भागा देना है, 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 9, ये ए हो जाता है, ये हो गया बी, ये दो जो है ये क्यू, और ये 1 जो है ये आर। अब देखिए आर का मान जो है हमेशा क्या होगा, बी से जो हम भाग दे रहे हैं इससे छोटा ही होगा। याद रखिए, जिसे हम भाग दे रहे हैं शेष उससे एक कम आता है, बराबर नहीं आएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। यदि 4 होगा तो कट जाएगा। अब देखिए क्या आ सकता है शेष, 3 2 1, यानी उससे एक कम जितना भी होगा सब शेष में आ सकता है। यदि 5 रहेगा तो आर कितना आ सकता है, 4 3 2 1। यदि 9 है, 8 7 6 5 4 3 2 1, इतना आ सकता है। यदि 4 से है तो वह क्या होता है कि आर जो होगा वो बी से छोटा होगा, और लेकिन आर जो है जीरो भी हो सकता है, यानी जीरो के बराबर, उससे छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा हो सकता है। वही है कि जहां पे आर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा या बड़ा होगा, उसके बाद आर जो होगा उससे बड़ा बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जी जी गुरु जी। तो अब ये कहाँ पे, ये कहाँ शूट करता है, देख लीजिए कहाँ शूट करता है।
क्या होगा, जीरो, ये डी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। जीरो से बराबर बड़ा या बराबर आर होगा और आर से बड़ा बी होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं गुरुजी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कहता है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, बच्चे हम इससे पहले डिफिनेशन में बता दी हैं आप लोगों को, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बता चुके हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के डिफिनेशन में हम बताए थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, यदि दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप डिफिनेशन जानते हैं तो इसे डिफिनेशन भी हो जाएगा और आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो बच्चों घबराना नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट है, कहते हैं कि क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। तो बच्चों पूर्णांक का डिफिनेशन बताए थे, उसमें क्या होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो बच्चों उसको हम लोग संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी लेते हैं, निगेटिव भी लेते हैं। ये संख्या रेखा यदि यहाँ जीरो है तो यहाँ प्लस होगा, इधर है तो माइनस होगा, यानी इसमें प्लस माइनस दोनों। तो पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है, तो हाँ संभव है, क्योंकि उसका मान या तो निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, तो हम उसमें पूर्णांक है। समझ गए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। कहा जाता है प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य यानी जीरो समेत ऋण संख्याओं यानी माइनस भी जोड़ देंगे तो यह होगी प्राकृतिक संख्या, नहीं होगी, अभाज्य नहीं होगी। तो क्या हो जाएगी, ये पूर्णांक हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, पूर्णांक। अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो और माइनस वाले निगेटिव संख्या को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है, और पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर उतार सकते हैं। तो बच्चों ये नंबर होगा सी। समझ में आया, सी। पूर्णांक में क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं को भी ले सकते हैं जीरो समेत और ऋणात्मक संख्या को ले सकते हैं। चलिए बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखिए संख्या रेखा पर क्या है, संख्या रेखा है पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं होगा। अब क्या बोलते हैं कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा या नहीं होगा। तो बच्चों पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को मिला दिया जाए तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो होगा, क्या होगा, होगा। मतलब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को भी कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या को भी कर सकते हैं, पूर्णांक को भी कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, होगा। अब है सभी प्राकृतिक संख्याओं को के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। अब क्या है, नेचुरल नंबर होगा उसमें शून्य मिला देंगे। बच्चों जब प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देते हैं तो वही हो जाता है पूर्ण संख्या। क्या बोले थे, फिर बगैर रिकॉल कर लेते हैं।
गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 जो गिनती है उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। समझ में आया जी गुरु जी? और उसमें यदि जीरो मिला दीजिए, यानी 1 2 3 में जीरो शुरू कर दीजिए, तो वो हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। दोनों में अंतर समझ में आया? जीरो से संख्या लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। सिर्फ 1 2 से शुरू करेंगे तो प्राकृतिक संख्या होगी। समझ में आया? और पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0। समझ में आया जी गुरु जी? चलिए आगे चलते हैं। अब है, अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो b a का क्या कहा जाता है? अब देखिए, पूर्णांक है b, a पूर्णांक से पूर्णतः, मान लीजिए कोई 4 है, वो 2 से विभाजित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2 4 का क्या हो जाएगा? वो भाज्य है, विभाजित हो रहा है इसलिए भाज्य है। क्या कर रहा है? अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है, कोई भी संख्या दूसरी संख्या पूर्णांक से विभाजित हो जाती है तो उसका भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य, क्योंकि विभाजित है इसलिए भाज्य है, विभाजित नहीं होता तो भाज्य नहीं होता। ठीक है? तो इसलिए अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो बी ए का क्या हो गया? भाज्य हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? बच्चों, इसमें है कि क्या जीरो से किसी संख्या में भागा दे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि उसका अनंत हो जाता है। इसलिए जीरो से विभाजित करता है तो नहीं। क्या होगा? क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? नहीं। सीधा लिख देंगे, जीरो से क्या विभाजित करेंगे? जीरो किसी भी संख्या को या किसी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता है। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, अब है, कहता कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग होता है। कहता यूक्लिड विभाजन यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, ये इसका प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है? तो बच्चों आप जान लीजिए, इसका प्रयोग सिर्फ मौसम निकालने के लिए होता है, लेकिन वो भी कैसा? धनात्मक। कैसा? धनात्मक, प्लस प्लस प्लस। कैसा होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग जो होता है वो मौसो निकालने के लिए, यानी HCF महत्तम समावर्त निकालने के लिए होता है। और वो भी क्या? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक, प्लस वाला होना चाहिए। तो क्या होगा? दो धनात्मक का लॉस नहीं होगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसो, हाँ बी ए होगा, बी। क्या होगा? बी होगा मौसो निकालने में। समझ गए? दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसो निकालने के लिए एल्गोरिदम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग होता है। मुझे समझ में आया? दो पूर्णांक कैसा ना, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और उसका मौसो निकालने के लिए यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? बाबू, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा। तो बच्चों पहला जान लीजिए, 2q+1 के रूप में होगा। क्या होगा? 2q+1 की। आप कैसे? तो बच्चों ये चीज जान लीजिए कि 2q यानी 2q क्या? सम संख्या प्लस 1। विषम क्या होता है? सम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाता है? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो आप देखिए, 2q रूप का होता है? नहीं होगा, क्योंकि कहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो का गुणक चाहे वो विषम संख्या हो सम संख्या हो, वो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। है जो हो जाएगा ना। दो को यदि मान लीजिए 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, और दो को यदि समय से गुना करेंगे तो भी, यानी क्या करते हैं, तो ये क्या होगा? ये तो विषम होगा नहीं। 3q का रूप वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि 3q में कुछ हो सकता है ना। मान लीजिए 3 × 4 कर देंगे तब q को मान 4 हो गया, तब क्या होगा? 12 हो जाएगा। इसलिए ये भी नहीं होगा। 3q-1 वो भी नहीं हो सकता।
2q+1 यानी डी नंबर। जब भी ऐसा आए ये धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है तो विषम रहेगा तो +1, 2q+1 क्या होगा, ये 100% सत्य होगा कि सम में +1 जोड़ देंगे तो विषम होगा। ये 100% ध्रुव सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। अपना ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे तुरंत जवाब दे देंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है तो 2q+1 का रूप होता है गुरुजी। और q कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसमें निगेटिव का कोई बात नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव की बात होगी, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब वो सम है विषम में मतलब नहीं है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है, क्यू क्यू रूप का होता है, 3q रूप का होता है। इसमें क्यू धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है। और ऑप्शन देते हैं, 2q रूप का होता है, 2 - q के रूप का होता है। तो बच्चों याद लिख, यदि क्या कहेंगे, यदि क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है, यदि धनात्मक पूर्णांक कहेंगे तो 2q क्या होगा, 2q रूप का होता है। किस रूप का, 2q रूप का। इसमें q क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। समझ में आया। उसी में +2 करेंगे तो सम संख्या, +1 3 करेंगे तो विषम संख्या। इसलिए क्या होगा, 2q रूप का होता है। किस रूप का, 2q रूप का। किस रूप का, क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होता है किस रूप में होता है तो 2q रूप का होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। यूक्लिड विभाजन किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन जो है एक तो धनात्मक चाहिए, कैसा चाहिए, धनात्मक, केवल धन पूर्णांक के लिए, उसमें जीरो और नेगेटिव की बात नहीं होगी। मतलब केवल क्या होगा, क्या होगा, केवल धन पूर्णांकों के लिए। क्या होगा, किन पूर्णांकों के लिए, केवल धन। सभी नहीं, सभी नहीं, माइनस के लिए नहीं होता है, बता दिए हैं, केवल धन के लिए। समझ गए, आया। चलिए अब है यूक्लिड विभाजन परिमिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। तो यूक्लिड विभाजन आप लोगों को बता दिए थे, क्या, केवल धनात्मक, अभी भी बताए हैं क्या होगा, यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होगा, परिमिका जो है क्या होगा, केवल धन पूर्णांक के लिए। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यूक्लिड विभाजन यानी मौसो होता है महत्तम समावर्तक किसका, केवल धन पूर्णांक का। किसका, केवल धन पूर्णांक का। चलिए दो धनात्मक पूर्णांक, दो पूर्णांक है जो कि धनात्मक है, ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक है तो विभाजित होगा। अब देखिए दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी का एचसीएफ सबसे, अब देखिए मान लीजिए दो पूर्णांक ले लिए 5 और 10, क्या लिए 5 और 10, और इसमें एचसीएफ क्या है, जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो कहता कि तो दो दो विभाजित जो होगा किससे, केवल ए से, केवल बी से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब जब आप एक चीज मान लीजिए कि 5 10 का यदि ऐसे 10 हो जाए तो ये 5 से भी होगा, 10 से भी विभाजित होगा, यानी दोनों संख्या से विभाजित हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों से विभाजित हो जाएगा। यदि बड़ा संख्या ऐसे ऐसा होता नहीं है, बड़ी संख्या ऐसे अब नहीं होती है, लेकिन यदि बड़ा हो जाए, मान लीजिए 5 10 में 10 हो जाए तो क्या होगा, ये इससे भी विभाजित होगी और इससे भी हो जाएगी, होगी ना। 10 होगा तो 10 10 से भी विभाजित है और 5 से भी, यानी ये मान लीजिए ए है और ये बी है और बी निकल गया तो क्या हो गया,
ए और बी दोनों से विभाजित होगी। तो हो गया ना, केवल दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक है तो विभाजित होगा किससे? ए और बी दोनों से। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, दो पूर्णांक है, एक है सी, ये दूसरा है डी, और भागफल क्यू तथा आर शेषफल है। अब यहां पे समझ लीजिए, नहीं तो आप लोग घबराइएगा। कहा था दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, एक तो कंफर्म हो गए कि एक पूर्णांक सी है एक डी है। चलिए उसमें आप देखिए, अब कहता है भागफल क्यू है कि भागफल यहां लिखते हैं, शेष आर है शेष यहां लिखते हैं, और क्या है इसमें सी जो बड़ा है डी से, यानी डी छोटा है तो डी से भगा दे दिए, और ये हो गया सी। हो गया बच्चों। अब कह रहा है इसमें जो है कौन सा संबंध सत्य होगा। तो सबसे पहले क्या है, ये सी बड़ा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सी, जैसे भाज्य बराबर लिखते हैं, ये भाज्य है ना, भाज्य बराबर क्या भाजक, यानी डी गुना भागफल क्यू प्लस शेष आर, यानी सी बराबर डी क्यू प्लस आर। तो सी बराबर डी क्यू प्लस आर, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इस तरह कोई रहे इस तरह भगा दे दिया कीजिए। ये बीच में सबसे बड़ा है, ये दोनों का गुना होता है तो डी गुना की डी क्यू हो गया, आर जुड़ जाता है, आर जुड़ गया, ये सी ये बाईं साइड लिखते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है, इसी को पुराना होता है, यानी डी और क्यू को गुना करके आर जोड़ के सी पुर जाएगा। समझ में आया? जी गुरुजी। क्या करना है, इस तरह भागा दे दीजिए और आराम से समझ में आएगा। तो किसमें भी क्या सी बड़ी है तो डी से भागा दे रहे हैं, डी से भागा दिए, भागफल क्या आ रहा है क्यू आ रहा है, शेष क्या आ रहा है आर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा सी बराबर, इतना पुराने के लिए डी और क्यू को गुना करना पड़ेगा, तो सी बराबर डी क्यू, उसमें आर जोड़ देंगे प्लस आर, सी बराबर डी क्यू प्लस आर। समझ में आया जी गुरु जी? चलिए आगे चलते हैं। इसका मतलब ये बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, इसमें भी सी और डी है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जगह अगर शेषफल आर जीरो हो। बाबू यदि हम 6 से 12 में भगा दें और यहाँ आर बराबर जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, जो छोटी संख्या थी जिसे हम भाग दिए थे वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें छोटा कौन है, डी। तो अब मान लीजिए सी से भगा दिए, सी बड़ा है तो सी बीच में लिखेंगे, डी से भगा दिए और ये कट गया, ये हो गया जीरो, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा डी। तो ये डी आंसर हो गया इसका, क्योंकि जिससे भगा दिए एक ही बार में कट गया, कट गया तो जिससे लास्ट टाइम भगा दे तो ये एचसीएफ होता है, तो डी से भगा दिए कट गया, कट गया तो क्या हो गया ये एचसीएफ डी हो गया। ये नंबर इसका सही हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? एचसीएफ जानते हैं ना, 10 से 20 में भगा देंगे, ये कट गया, लास्ट टाइम जिससे भगा दिए यही एचसीएफ हो जाता है। वही यहाँ पे डी से भगा दिए सी में और ये कट गया, तो क्या हो गया डी क्या हो गया, वही एचसीएफ हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक कैसा है, धनात्मक है, और डी और आर बराबर नहीं जीरो हो तो एचसीएफ कितने के बराबर होगा? ठीक है, अब है इसमें दो पूर्णांक ले लिया है, एक तो डी ले लिया है एक तो आर ले लिया है ना, तो एचसीएफ सी डी कितने के बराबर होगा? तो ये कितने के बराबर होगा, किसने के बराबर, एचसीएफ डी और आर के बराबर। किसके बराबर, डी और आर के बराबर। ठीक है, इसके बराबर। अब देखिए दो धनात्मक पूर्णांक है, डी है और आर है, क्या है दो धनात्मक पूर्णांक है, डी और आर है, और आर बराबर नहीं जीरो है, तो किसके बराबर हो जाएगा, एचसीएफ डी और आर के बराबर। चलिए आगे चलते हैं। रूट 18 का परिमेयीकरण गुणांक है, रूट 18 का। अब देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो आपको बताए थे
कि जिसमें रूट हो जाए वो अपरिमेय हो जाता है ना। अब एक चीज देखिए, रूट 18 को हमको लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 9 लिख सकते हैं। 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाता, तो 3 बाहर हो जाएगा, 3√2। तो अब देखिए 3√2, यदि परिमेयकरण करेंगे तो 3√2, तो 3 के साथ क्या आया? √2। क्या आया? √2 क्या आया? √2, यानी बी नंबर इसका गुणांक हो गया ना, हो गया। परिमेयकरण गुणांक क्या हो गया? √2 हो गया। 3 को √2 से गुना करेंगे तो 18 हो, √18 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? 18 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 9, और 9 का वर्गमूल होता है, यानी ऐसा लिखेंगे कि एक संख्या का वर्गमूल आना चाहिए, तो 9 गुना 2 लिखेंगे, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 बाहर आ गया, √2 अंदर हो गया, तो 3 का गुणक क्या हो गया? √2, इसलिए √2 आंसर होगा। समझ में आया बच्चों? यदि कोई कह दे √27 का परिमेयकरण करिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √9 गुना 3, और 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3, √3, इसका क्या हो जाएगा? √3। समझ में आया बच्चों? जी गुरु जी। चलिए आगे चलते हैं। 45 + 60 का मौसा क्या होगा? बच्चों ये दोनों 15 का गुणक है, तो 15 आसानी से हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा। हम लोग क्या करते हैं, 45 से 60 में भगा देंगे एक बार में। 45 कितना कितना हो जाएगा? 15, और 15 से 45 में भगा दीजिए। 15 तिया 45, कट गया। लास्ट टाइम किससे भगा दिए? 15 से, तो इसका इसका HCF कितना हो जाएगा? मौसम कितना हो जाएगा? 15। ये आप लोग जानते हैं कि कम से ज़्यादा हम भाग देंगे, और लास्ट टाइम जिससे विभाजित होगा वही क्या होगा? HCF हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब देखिए दिक्कत क्या आदि, हमेशा परिमेय और अपरिमेय के गुणा कीजिए तो अपरिमेय होगा। समझ में आया? यदि किसी में भी रूट लग जाएगा ना, 5 गुना √2, तो 5√2, ये रूट प्लस संख्या हमेशा अपरिमेय होता है। यानी एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय गुणा कर देंगे तो हमेशा अपरिमेय होगा। समझ में आ गया? परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ मिला देंगे तो अपरिमेय रहेगा, वो परिमेय नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए एक अपरिमेय और और परिमेय, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय, दोनों संख्या को यदि गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। यानी परिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय। समझ में आया? यानी परिमेय संख्या गुणा कर देंगे और अपरिमेय गुणा कर देंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। इसमें कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा, बस ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या होगा? हमेशा अपरिमेय। क्या होगा? हमेशा अपरिमेय होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अपना ऑनलाइन क्लासेस का बच्चा तुरंत मारेगा, तुरंत मार्क्स ले आएगा। सॉलिड में सॉलिड, 100 में 100। कि सर जी आप हमको पढ़ाए थे कि परिमेय गुना अपरिमेय करेंगे तो हमेशा अपरिमेय होगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि परिमेय जो होता है वो हमेशा P/Q में होता है। परिमेय क्या हो गया? हमेशा P/Q में, और इसका जस्ट अपरिमेय हो जाएगा तो P/Q नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? नहीं। क्या होगा? कभी नहीं, नहीं होगा। समझ में आया? परिमेय संख्या हमेशा P/Q में रहेगा, और अपरिमेय संख्या को P/Q में नहीं हम लिख सकते। समझ गए बच्चों? जी गुरु जी। चलिए आगे चलते हैं। ये याद रखिएगा, परिमेय को P/Q में लिख सकते हैं और परिमेय को नहीं। अब देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में औसत कथन को पहचाने।
एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अभी बताए। अपरिमेय और परिमेय क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। एक परिमेय है और उसको गुणा करेंगे अपरिमेय से तो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय रहेगा। ये सही है, ये गलत नहीं है। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। सभी परिमेय संख्या को व्युत्क्रम करेंगे तो अपरिमेय, ये गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा, यही असत्य है। एक परिमेय संख्या है एक, तो हाँ है। वितरण नियम यहाँ पे देखो जेड। अब देखिए एक्स को वाई से गुना कीजिए, एक्स वाई होगा। एक्स को जेड से गुना कीजिए, एक्स जेड होगा। ये अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय लागू है। हाँ ये भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा असत्य में? बी, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम और परिमेय संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। इन्हें की परिमेय संख्या को व्युत्क्रम कर दिए तो अपरिमेय हो जाएगा, हमेशा नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं, कितना बार पढ़ चुके हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं कि यूक्लिड विभाजन जो होता है हमेशा मौसों के लिए होता है, महत्तम समावर्तक के लिए होता है, एचसीएफ के लिए होता है। आपको दिमाग में पूरा याद हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। दो संख्याओं ए और 18 का लॉग 36 है और मौसौ 2 है, तो ए का मान होगा। तो ए का कितना? ए का मान। अब देखिए इसमें क्या है कि ए और 18 यानी संख्या है, ए गुना 18 मौसौ गुना क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुना लौ सौ। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुना लौ सौ। अब 18 दूना 36, ए बराबर कितना होगा? 2 दूना 4, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर। क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर। चलिए 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसों का अनुपात क्या होगा? ठीक है बच्चों। अब क्या है? 5, 15 और 20, क्या क्या करेंगे? लॉसो निकालेंगे। तो 5 से भगा देंगे, 5 का 5, 15, 10। चलिए पहले 2 से दे देते हैं। क्या देते हैं? पहले 2 से देते हैं। या 5 तो 5 10, 2 2 20। अब क्या 5 से लगेगा? 5 का 5, 5 का 5 और 5 दूना 10, क्या होगा? 2 गुना 5 गुना 2, यानी 5 दूना 10 दूना 20। एलसीएम कितना हो गया? 20। अब एचसीएफ निकालेंगे कितना? 5, 15 और 20 का। तो देखिए 5 से पहले 15 में भगा देंगे, 5 दिया 15, कट गया। इसका एचसीएफ 5 है, तो फिर 5 से 20 में भगा देंगे, 5 के 20। इनका एचसीएफ कितना हो गया? 5। तो अब कहता है लॉसो और मोसो। लॉसो का मतलब ऊपर में लॉसो, नीता में मौसो। लॉसो कितना है? 20/5, यानी क्या होगा? 5 के 20, यानी 4:1। क्या होगा? 4:1। इसमें कोई भी नहीं है, इसका मतलब आंसर गलत है। फिर भी देख लेते एक बार। अब देखिए 5, 10, ओ सॉरी, 5, 15, 20 है, मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए 5, 15 और 20, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 5 से 5 का 5, 5 तिया 15, 5 के 20। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 गुना 3 गुना 4, 25 25 चौके 100 तिया 300, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। एचसीएफ में देखिए 5 से 15 3 बार में कट जाएगा। फिर क्या करेंगे? 5 से ही 20 में भगा देंगे, पंचों के 20, ये भी कट गया, यानी एचसीएफ कितना हो गया? 5। अब इसका रेशियो निकालिए, अनुपात। तो लौ सौ गुना बटे मौसौ। लौ सौ कितना है? 300/5। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा।
सॉरी, देखिए यहाँ पे गलत हो गया था। यहाँ पे 5 का 5 एक ना होगा। 5 गुना 3 गुना 4, 5 × 3 = 15 चुके 60। सॉरी बच्चों, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और एचसीएफ कितना हो गया 5। तो क्या होगा 60 बचे 5, 5 से कट जाएगा 12 बार में, यानी रेशियो क्या हो गया 12:1, यानी डी आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कहता है अगर x एक भाज्य संख्या को p1 p2 p3 pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो p1 p2 pn को कैसी संख्या कहेंगे। अब देखिए x क्या है, एक भाज्य संख्या। कैसी है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। P1 P2 P3 Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो P1 P2 Pn को कैसी संख्या बोलेंगे। तो बच्चों अब देखिए x एक भाज्य संख्या है, उसको किस रूप में करते हैं, P1 P2 P3 Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है। और बच्चों जब उसको गुणनखंड निकालेंगे तो वो अभाज्य हो जाता है। अब देखिए कैसे, हम मान लेते हैं कि जो क्या है, कि जैसे मान लेते हैं 70 है, 70 है। अब 70 क्या है, ये तो भाज्य संख्या है। अब देखिए इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, जब इस रूप में लिखेंगे तो ये 2 7 5 ये क्या हो गया, ये अभाज्य के रूप में हो गया। तो x तो भाज्य संख्या है, लेकिन उसको अभाज्य के रूप में गुणनखंड करते हैं कि 2 × 7 × 5, तो ये सब क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। तो वही कहता है कि P1 P2 Pn को क्या बोलेंगे तब, अभाज्य बोलेंगे, क्योंकि वो क्या है, उसका गुणनखंड है उसका। जिस तरह 70 का गुणनखंड 2 7 5 है, उसी तरह x का गुणनखंड P1 P2 P3 Pn है। तो ये Pn क्या हो गया, अभाज्य हो गया, क्योंकि उसका गुणनखंड है, और कोई भी गुणनखंड अभाज्य होता है। चलिए कहता है 4n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। अब देखिए 4 पे n पावर देना चाहिए, n दीजिएगा 1 2 3 कुछ भी मान दीजिए। तो बाबू ऐसा कोई भी मान नहीं है होने के लिए अभाज्य गुणनखंड के, 4n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड के 2 के अलावा और कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। अब बच्चों उसके बाद क्या होगा कि यदि हम क्या करते हैं कि 4n के शून्य पर यदि शून्य पर समाप्त होगा तो 2 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन, तो 2 के अलावा कोई भी नहीं। क्या होगा, कोई भी नहीं। क्या होगा, कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। मतलब 4n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन सा भाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। अब देखिए 4 से है तो 5 होगा, इसे मान लीजिए 20 हो जाएगा, तब क्या होगा, यदि 20 हो जाएगा तो 4 का गुणनफल 5 होगा ना, तो ना 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों, हाँ होगा। तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, तब ये शून्य, क्योंकि 3 से गुना करेंगे होगा, 4 से गुना करेंगे होगा, कभी जीरो नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि प्रथम 13,986 आवाज संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। अब देखिए यदि प्रथम 13,986 आवाज संख्याओं का योग n है तो n भाज्य होगा किससे, किससे होगा बच्चों। अच्छा आप लोगों को तो हम अभाज्य और भाज्य बताए थे। अब देखिए यदि प्रथम 13,988 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। अब देखिए यदि अभाज्य है तो भाज्य 6 से 4 से 8 से नहीं, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या है कि यदि प्रथम 13,988 आवाज संख्याओं का योग n है
तो n हमेशा भाज्य होगा क्या से? किसी से नहीं, इनमें से किसी से नहीं। चलिए, अगर p और q दो अभाज्य संख्या है तो रूट पी क्यू क्या है? अब देखिए, p और q दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अब देखिए, p भी है q भी, और अभाज्य संख्या आप लोग को पता है स्वयं और एक के अलावा कोई भी संख्याओं से वो विभाजित नहीं होता है। तो यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो रूट जब ये लग गया तो ये एक अपरिमेय हो गया। रूट जब ये लग गया तो ये एक अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? एक अपरिमेय हो गया। समझ में आया? यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो रूट पी क्यू क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? रूट लग जाए तो अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो दो होता है, बताए थे, क्योंकि दो भी जो है एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। आप लोग सोचते हो दो सम संख्या है, सम संख्या है बाबू, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य क्या होता है? एक और खुद के अलावा दूसरे से भी विभाजित होना चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार है। क्या है? चार। तो 2 गुना 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आया? एक क्या? 1 2 3 5, एक को यदि छोड़ दीजिए, ये 7, ये सब क्या है? अभाज्य है। चार जो बीच में होता है ये भाज्य हो जाता है, क्योंकि चार में दो से भी, एक से भी और चार से भी लगता है, यानी दो से अधिक संख्या से। इसलिए ये क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य 4। 2 और 4 से 8। यानी कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। बच्चों, एक चीज हम बताए थे, दो क्रमिक संख्या यानी दो लगातार यदि सम संख्या आ जाए तो उसका एचसीएफ 2 होता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है ना। दो लगातार सम संख्या आ जाए तो एचसीएफ 2 होता है। दो लगातार विषम संख्या आ जाए तो एचसीएफ 1 होता है। दो अभाज्य संख्या का जो है एचसीएफ वो 1 होता है। यानी दो अभाज्य संख्या होगा उसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा। और दो लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्या होगा तो 2 होगा एचसीएफ। और दो लगातार विषम संख्या होगा तो एक लगातार विषम, एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, तो सम संख्या दो लगातार है तो उसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। अब देखिए, अभाज्य संख्याओं की संख्या और परिमित रूप से क्या है? अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 है। अब एक चीज बताइए, अभाज्य संख्याओं को क्या, उसकी संख्या क्या कर सकते हैं? 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। बाबू, 0 तो होगा ही नहीं, 100 भी होगा ही नहीं, 1 है ये भी नहीं होगा। क्या होगा? अनेक है। क्या होगा? अभाज्य संख्याओं की संख्या अनेक है ना। वो भी बहुत ज्यादा है, उनका कोई भी नहीं है। चलिए, हाँ, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है बाबू? तो इसमें सीधा सीधी 11 है, क्योंकि 8 जो है 2 और 4 से विभाजित होती है। ये 3 से भी विभाजित होती है, 9 से भी। ये 3 से, 5 से, 15 से। 11 जो है वो कैसा है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? इसमें क्या है? 29 है, ये तो आप लोग पहचान लीजिएगा। 16 भाज्य है, क्योंकि 4 और 8 16 से विभाजित है। 25 5 से, 25 से, 15 3 5 से। ये जो है 29 जो है एक और स्वयं से सिर्फ है। 29 क्या है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। चलिए आगे चलते हैं। 225 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है? तो देख लेते हैं। 225, 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, यानी 5 पे कितना? 1 2 3 4। 225 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा? तो 5 पे अधिकतम पावर क्या है? 4, यानी डी नंबर ऑप्शन।
समझ में आया बच्चों? किसी का भी अधिकतम घातांक बोले तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, और उसमें देखता है कि अधिकतम पावर कितना है, वही उसका अधिकतम घातांक हो जाता है। इसमें देखते हैं 5 पे पावर 4 है, यानी 4 बार 5 आया है, इसलिए अधिकतम घातांक क्या हो जाएगा? 4। चलिए आगे चलते हैं। 26 और 91 का 900, ये तो आसान है, कम है 26, इसे 91 में भगा दीजिए, ठीक है। 26 तिया ले लीजिए, 36 का 18, अच्छा 3 6 1 7, 11 में 7 गया 3, 8 में 7 1, 13 दूना 26, तो लास्ट में किसे भगा दिए? 13 से, यानी एचसीएफ कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। तो 26 और 91 का मौसम क्या होगा? 13। क्या होगा? 13। चलिए, एक सौ छप्पन के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे। फिर क्या करना है? 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा? 78। फिर 2 से लगाइए 39, फिर 2 से लगेगा नहीं, 3 से 13। अब क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 बार 2 है, तो 2 का, इसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है? 2 का महत्तम घात, तो 2 का महत्तम घात कितना है यहाँ पे? 2, इसलिए क्या हो जाएगा? डी 2, यानी 2 पे पावर मैक्सिमम इसमें, और 156 का निकालेंगे तो महत्तम घात 2 होगा केवल। कोई भी संख्या का महत्तम घात बोले सीधा सीधा जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। उसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है? 2 पे 2 बार 2 है, तो 2 पे पावर 2 है, तो 2 का ही महत्तम घात पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 पे 2 पावर है तो 2 हो गया, जितना पावर उतना महत्तम घात हो गया। चलिए आगे चलते हैं। वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से विभाज्य हो। अब बताइए, कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हो, वो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलेंगे बाबू। हम आपको बताए हैं कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो। इसमें भी वही बोल रहा है, वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो। क्या है? एक अथवा स्वयं से भाज्य हो, तो वो अभाज्य हो गया, है ना। स्वयं और एक के अलावा और किसी भी एक संख्या से भाज्य हो तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। अब देखिए क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, अरे भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता, हाँ सही है, लिखा जा सकता है। क्योंकि भाज्य संख्या के गुणनफल को तो अभाज्य संख्या का ही तो गुणनखंड होता है। भाज्य संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना, भाज्य का ही निकालते हैं, तो अभाज्य, तो उसको क्या कहता है? अभाज्य संख्या के घातों में, हाँ लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है? बाबू देखो, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब देखिए प्लस क्या करता है? ये अलग कर रहा है, तो ये इसमें क्या कॉमन आएगा? 13, तो क्या बच गया? 7 गुना 11 प्लस 1, 13 गुना 7 गुना 11 77, जोड़ 1 क्या हो गया? 78। यानी क्या हो गया? एक और स्वयं के अलावा तो अलग अलग गुणनखंड है ना, तो क्या हो गया? ये भाज्य संख्या क्या हो गया? भाज्य संख्या है ये, है ना। क्योंकि इसमें एक और स्वयं नहीं है, ये कैसा है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा अलग भी गुणनखंड है, इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। चलिए 2750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? फिर भी जब ये घात पूछे तो क्या करना है? क्या करना है? 5 का पूछ रहा है ना, तो पहले देख लेंगे, 2 से देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, 2 से कितना हो जाएगा? 2 दिन, सॉरी 11 दूना 22, 2 8 16, 14 10। अब 2 से तो खाएगा नहीं, 3 से 7 12 8 20, तो 22 नहीं खाएगा। अब डायरेक्ट 5 से, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 7 35। अब फिर 5 से लगेगा, 5 चौके 20, 5 7 35, फिर 5 से लगेगा, 5 9 45, 25 25, फिर 5 से लगेगा 19। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको?
2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 कितना बार है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 गुना 19। अब क्या पूछ रहा है? 23,750 में 5 का अधिकतम घात, तो 2 गुना 5 पे घात कितना लिखेंगे? 1 2 3 4, 5 पे बराबर 4 गुना 19, यानी 5 का अधिकतम घात जो है यहाँ पे 4 है, यानी डी नंबर आंसर क्या होगा? डी नंबर। कभी भी अधिकतम घात पूछे तो सीधा अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, और जिसका मांग रहा है उस पर देखेंगे कि उसकी संख्या कितनी है, उस पर जितना घात होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम घात 5 में पावर क्या है? 4, तो वही 4 घात हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए टू द पावर एन है ये, ठीक है। 1 बटे ए टू द पावर एन को मान निम्नांकित में से क्या होगा? अब देखिए क्या होता है, 1 बटे ए पे पावर एन है, आप क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है, यानी ए पे पावर माइनस एन, यानी बी नंबर आंसर। ये आप लोग हाथ पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे कि नीचे का पावर यदि ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है तो उनका साइन चेंज हो जाता है। माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, यानी ये ऊपर जाएगा तो ए पे ए टू द पावर माइनस एन, यानी बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, बच्चों हम आपको बताए थे दो अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा? 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का मोसो 1, ज्यादा सोचना नहीं है, डी नंबर मार देना है। दो अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है, लिखेंगे क्या? P और Q क्या है? अभाज्य संख्या है, तो उनका मोसो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए a प्लस रूट बी का परिमेयकारी गुणक क्या है? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब परिमेयकारी गुणक पूछे तो इसका उल्टा हो जाता है। जैसे a प्लस रूट बी है तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस रूट बी। इसका जब भी ये परिमेयकारी गुणक पूछे ऐसा में कभी रे, यदि माइनस रहता तो प्लस हो जाता, प्लस वाला होता, प्लस है तो माइनस वाला होगा, यानी a माइनस रूट बी, यानी a नंबर आंसर होगा। कभी भी पूछे कि a माइनस रूट बी दे देगा तो a प्लस रूट बी हो जाएगा। a जैसे दे देगा 3 प्लस रूट ए का क्या होगा? तो 3 माइनस रूट ए, समझ गए ना? यदि 3 माइनस रूट ए का बताएगा तो 3 प्लस रूट ए, समझ गए बच्चों? इनका अपोजिट साइन का देना है, वही इसका आंसर हो जाता है। यानी ए प्लस रूट बी है तो ए माइनस रूट बी इसका परिमेयकारिक गुणक होता है। इसे क्या होता है कि हर जो है इसका परिमेयकरण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, ये याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। यदि ए प्लस बी, ए प्लस रूट बी बराबर सी प्लस रूट बी हो तो ए और सी में क्या संबंध है? अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ए प्लस रूट बी बराबर है सी प्लस रूट बी। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, तो इसमें जो जोड़े हैं, मान लीजिए 3 जोड़ 4 बराबर, यदि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे क्या होगा? बराबर 3 है ना होगा, बीच में 7 दोनों हो रहा है, तो जब ये बी बी बराबर है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, समझ में आया ना? तो ए बराबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि बी बी जो जब बराबर है, क्योंकि बीच में बराबर साइन है, तो रूट बी भी है, रूट बी भी है, तब जब जोड़े हैं तो दोनों बराबर जोड़ेंगे तभी ना होगा, तो ए बराबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा बच्चों। थ्री पे पावर 3 गुना 2 गुना 5, 3 पे स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 5 का मौसा क्या होगा? अब देखिए मौसा निकालने के लिए क्या है, 3 पे पावर 3 गुना 2 गुना 5, और इसको क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 गुना 3 गुना 3, 3 पे पावर 3 है, 2 गुना 5, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पावर है तो 3 गुना 3, 2 पे 2 पावर है तो 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? एगो 3 कॉमन है, दूसरा 3 भी कॉमन है। उसके बाद देखिए एगो 2 कॉमन है, एगो 5 कॉमन है, और कुछ कॉमन है
तो नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 3 3 9 2 18 5 90, क्या हो जाएगा 90। इसका मौसम जो है 90, समझ में आया। 3 पे 3 पावर है तो 3 को 3 बार लिखे, 2 पे कोई पावर नहीं 1 बार लिखे, 5 पे कोई पावर नहीं 1 बार लिखे। इसी तरह 3 पे 2 पावर था, 3 को 2 बार लिखे, 2 पे 2 पावर था, 2 को 2 बार लिखे, 5 पे कोई पावर नहीं था तो 1 बार लिखे। अब इसी को एचसीएफ क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वो लिखते हैं। इसमें एगो 3 एगो 3 तो एगो 3 लिख लिए, इसमें दूसरा 3 इसमें दूसरा 3 तो दूसरा 3 लिख लिए, इसमें एगो 2 इसमें लिख लिए तो लिख लिए, इसमें एगो 5 इसमें एगो 5 तो एगो 5 लिख लिए। बाकी कोई कॉमन नहीं था, तो 3 3 9 2 18 5 90, यानी इसका आंसर क्या हो गया 90 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। संख्या 4n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है इसलिए 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, तो ये होगा ऐसी कोई संख्या n नहीं है। क्या हो गया नहीं है, क्योंकि 4 पे कोई भी पावर देंगे लास्ट में 0 नहीं आएगा। कोई क्या 1 पावर 2 पावर 3 पावर ऐसा कोई भी घातांक दे दीजिए वो 0 नहीं आएगा। तो क्या होगा ऐसी कोई संख्या n नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आपको एक चीज बताए थे कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। कभी भी बताए थे एक ही बार कोई चलना प्रारंभ करो, एक साथ फिर कब मिलेगा, कब एक साथ घंटी बजेगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन रहे तो उसका एलसीएम निकाल देते हैं। इसमें भी वही है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः कब मिलेगा, एक साथ कब मिलेगा, तो सीधा एलसीएम निकाल दीजिए। 1 3 और 5 का एलसीएम, देखिए 1 3 5 सीधा है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये गुना हो जाएगा 1 3 5, यानी 15 घंटे बाद। कितना बाद 15 घंटे बाद, यानी डी नंबर। इस तरह का कभी भी आ जाए एक साथ कब घंटी बजेगी, एक साथ कब मिलेगी, एक साथ कब पहुंचेगी, तो सीधा एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल देना एलसीएम, एलसीएम निकाले तो 15 घंटा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसमें वही है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावा क्या करता है, फिर इसमें चक्कर लगाना शुरू करता है, लेकिन इसका समय चेंज है, 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा लगता है। तीनों फिर एक साथ कब मिलेगा, तो एलसीएम निकाल दीजिए ना। 3 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 4 8, 2 से कटाइए, 2 दूना 4 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, 2 का 2 2 दूना 4, क्या हो जाएगा इसका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूना 4 3 12 दूना 24, यानी 24 घंटे, यानी इसका भी हो जाएगा डी नंबर आंसर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हम जो पढ़ाते हैं इसका आनंद लेते होंगे, अच्छा लगता होगा। तो बच्चों इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और देखते भी हैं। तो बच्चों इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आपका धन्यवाद। आप इसी तरह प्यार बनाए रहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि अंतिम समय तक हम आपके साथ बने रहेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप कराने की जिम्मेवारी मेरी है। आप एक बार विश्वास करके तो देखिए, आपको अंतिम समय तक अपना ऑनलाइन क्लासेस का राजेश सर आपके साथ रहेगा। तो बच्चों भूलना नहीं है अपना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लिए लेता हूं विदा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।